Welcome back to the third part of our Clinical Spark series on the ICMG recommendations. Today, we will begin our session, talk about journal owners and editorial freedom. अब जैसा कि हमने पहले जो है जानने की कोशिश की थी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह और किस नौयत की इम्पोर्टेंट होती हैं। अब ये जो पोर्शन है सेक्शन की इनकी रिकमेंडेशंस का, इसमें जनरल ओनर्स के लिए खास तौर पे ये कहा गया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अपॉइंट करें या जो है डिसमिस करें एडिटर्स को। और दूसरी बात ये है कि एडिटर्स को जो है उनकी परफॉर्मेंस पे जो है असेस करना चाहिए और वो जो मेजर्स हैं जिन पे उनकी परफॉर्मेंस जो असेस की जाएगी वो पहले ही एक कंसेंसस के साथ म्यूचुअली एग्रीड कंसेंसस होना चाहिए उन पे फोकसिंग कि उनके गोल्स क्या हैं जनरल ओनर्स के और एडिटर्स जो है उनको किस तरह अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो मेडिकल जर्नल है वो अपनी जो गवर्नेंस है या उसकी जो एक रिलेशन है उसके जनरल ओनर के साथ वो बहुत वाज़ेह तौर पे जो है जर्नल की वेबसाइट के ऊपर बयान होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कई दफा आप ये चीज कॉमनली देखेंगे कि जनरल ओनर्स आमतौर पर ये सोसाइटीज होती हैं जो कि अपनी खुद जर्नल्स को जो है वो रन कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, पाकिस्तान में जिस तरह है मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या अपना जर्नल है, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इसी तरह जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है उसका अपना जर्नल है। इंटरनेशनली जो है इसी तरह जो अमेरिकन एसोसिएशंस होती हैं उनके जर्नल्स अपने हैं, तो वो इनको ओन करती हैं। इसके अलावा पब्लिशर्स भी हैं जो कि अपने जर्नल्स को ओन करते हैं। हर इंडिविजुअल स्पेशलिटी के जर्नल्स उन्होंने जो है क्रिएट किए हैं। दूसरी बात जो है फोकस हमारा होगा उस पे एडिटोरियल फ्रीडम पे। और एडिटोरियल फ्रीडम जो है उसमें ये है कि एडिटर्स इन चीफ जो होते हैं जर्नल्स के, उनके पास फुल अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो किस किस्म का जो है कंटेंट अपने जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं और उसकी टाइमिंग जो है वो किस तरह रखते हैं। 3 क्वार्टरली पब्लिशिंग रखते हैं, बाय एनुअली रखते हैं, मंथली रखते हैं या एनुअली रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि एडिटर्स जो है उनके पास एक डिसीजन पावर रिगार्डिंग वर्क भी होनी चाहिए और उनको ये चीज जो है अपना उसमें जो पब्लिकेशन होती हैं उन को इस बराहे में भी देखा जाता है कि उनकी रीडरशिप है कैसी। कि कोई स्पेशलिटी जर्नल है तो वो अपनी स्पेशलिटी फील्ड में कैटर कर रहा है कि वो मालिक में कैसा काम चल रहा है और वहाँ की कितनी ऑडियंस उस जर्नल को पढ़ रही है। ये कुछ जो है चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात ये है कि एडिटर्स को जो है एक फ्रीडम मिलनी चाहिए उनकी जो है क्रिटिकल एनालिसिस को एक्सप्लेन करने में, एक्सप्रेस करने में। और कोई भी एस्पेक्ट्स ऐसे हो जिसमें कोई रेट्रिब्यूशन या बैकलैश हो, तो ऐसी चीज़ों को इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कहीं पे
कोई कमर्शियल जो है गोल पब्लिशर का अगर कुछ किसी और डायरेक्शन में है, मगर वो क्लैश कर रहा है जर्नल की अपनी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी को, और उस चीज को इंश्योर करने के लिए उसको एडिटोरियल फ्रीडम मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर। इसमें जो हॉलमार्क आप कह सकते हैं वो है हेलसिंकी डिक्लेरेशन, जो कि रिसेंटली रिवाइज भी हुई है 2013 के अंदर। और ये तमाम इन्वेस्टिगेटर्स को जो है वो इन्फोर्स करती है कि वो इंश्योर करें प्लानिंग, कंडक्ट और रिपोर्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसर्च हेलसिंकी डिक्लेरेशन की अकॉर्डेंस में। और इसमें जो है जितने भी पेशेंट्स या सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ट्रायल में या किसी भी स्टडी में या किसी केस रिपोर्ट के अंदर, उनसे प्रायर कंसेंट लेना जरूरी है, एसेंशियल है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उनका नाम, उनका हॉस्पिटल का रिकॉर्ड नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको अगर वाजे कर रही है या जो है उसको डिस्क्लोज कर रही है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए है अनटिल कि वो बहुत ज्यादा एसेंशियल हो उस रिसर्च पॉइंट के पराहे में। अदरवाइज जो है सिंपली उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो दैट्स मच बेटर। और जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं वो भी इस चीज को अपनी गाइडलाइंस के थ्रू इंश्योर करते हैं। दूसरा, अगर कोई फोटोग्राफ्स या रेडियोलॉजिकल जो है डिटेल टेस्ट से रिलेटेड अगर वो पब्लिश हो रही है, तो उसमें भी इन चंद जो चीजें हैं आइडेंटिटी वाइज उनको जो है अ, एक तरह से प्राइवेसी इनकी इंश्योर करना जरूरी है। और इसमें जो कंसेंट है या तो उस पेशेंट की हो या उसके गार्डियन की, या अगर माइनर है बहुत मतलब कम उम्र जो है बच्चे हैं जिस तरह, तो उनके पेरेंट्स की। और इसके अलावा जो ऑथर्स हैं उनको एक रिटन स्टेटमेंट देनी चाहिए जिसमें वो टेस्ट करते हैं कि they have gained or taken a record के of patient's consent। और जनरली जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जिन अस्पतालों में या जिन सेंटर्स के अंदर, उनमें तो इन जो है स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड उनके पेशेंट्स के फॉर्म्स के अंदर भी मौजूद होता है। और दूसरी चीज ये है कि उनकी जो फाइल्स हैं उनके अंदर भी होता है। और आगे अगर हम देखते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्म कंसेंट है वो एक रिक्वायरमेंट भी होती है कई जर्नल्स के पब्लिशिंग जो गाइडलाइंस हैं या इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स हैं उनके अंदर। अगर कोई ऐसी स्टडीज हैं जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें जो है नेशनल या रीजनल स्टैंडर्ड्स अगर कोई डिफाइंड है उस उन ममालिक में, रीजन में, जो कि लेबोरेटरी एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टडी में, तो उनको फॉलो करना चाहिए। और इसकी जो सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो अप्रूवल में आती है, जो कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से ली जाती है। तो दैट्स फॉर दिस पोर्शन। फिर हम नेक्स्ट आते हैं जो कि पब्लिशिंग एंड एडिटोरियल इश्यूज हैं रिगार्डिंग पब्लिकेशन इन मेडिकल जर्नल्स। इनमें बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स हैं जो कि सब्जेक्ट होते हैं रिगार्डिंग द पेशेंट्स, सॉरी, रिगार्डिंग द पब्लिकेशंस, जिसमें करेक्शंस हैं, रिट्रैक्शंस हैं, रेप्लिकेशंस हैं, वर्जन कंट्रोल्स किस तरह किए जाते हैं, साइंटिफिक मिसकंडक्ट जो है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न या रिट्रैक्शन के क्या जो है महरक़ात होते हैं।
उसके अलावा कॉपीराइट की जो है एप्लीकेशन वो किस तरह उसके साथ डील किया जाता है अगर आप कहीं से रिसोर्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो करेक्शन पे आ जाते हैं। करेक्शन जो है उसमें ये है कि अगर आप कोई स्लाइट मिस्टेक्स होती हैं, ह्यूमनली मिस्टेक्स होती हैं किसी आर्टिकल की राइटिंग के अंदर, अगर आप अम, वो पोस्ट पब्लिशिंग अगर नोट की जाती है तो उसको रिक्वेस्ट करके जो है जर्नल के साथ उनको एडिटोरियल बोर्ड को जो है लूप लेते हुए चेंजेस करते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि ओरिजिनल पब्लिश आर्टिकल जो है उसको मद्देनजर रखते हुए एक सेकंड उसमें जो है वो करेक्शन की जाती है पब्लिश्ड आर्टिकल के अंदर, और इसमें को रिलेट किया जा सकता है दोनों को कि ओरिजिनल आर्टिकल में क्या था और करेक्टेड आर्टिकल के अंदर क्या है, ताकि इंश्योर किया जा सके कोई ड्रास्टिक मेजर्स तो नहीं है कि जो रिजल्ट्स के ऊपर जिनका असरअंदाज हो। और जो जर्नल है वो फिर इस पराहे में ये करते हैं कि फिर नया आर्टिकल वर्जन वो प्रोड्यूस करते हैं, अपने पीयर्स के लिए एक्सेसिबल रखते हैं उसको, और आर्काइव में उन वर्जन्स को रखा जाता है जो करेक्टेड है, और वो भी रखे जाते हैं जिनमें करेक्शन है। तो दूसरा ये है जो साइटेशन होती है दैट शुड बी ऑफ द करेक्टेड वर्जन। अब आप जो है अनलेस की जो करेक्शन की गई है उसको आप आइडेंटिफाई करें अपनी पब्लिशिंग वर्क में, ये डिस्कस करें, तो दैट्स अनदर थिंग, मगर वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। जहाँ पे सीरियस एरर्स अगर हों तो वहां पर, और वो सीरियस एरर्स क्या होते हैं कि जो रिजल्ट के ऊपर जिनका असर हो, जो कि जिनकी वजह से अगर आप कैलकुलेशन मेथड के अंदर कोई मिस्टेक कर देते हैं और वो जो आउटकम है सिग्निफिकेंट से नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर रिट्रैक्शन हो सकती है कि उसका जो आउटकम है वही कंप्लीटली चेंज हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि अगर जो एरर है वो अनइंटेंशनल है और जो उसके अंडरलाइंग जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो वैलिड है, और जो है उसका अगर चेंज्ड वर्जन एडिटोरियल बोर्ड भी एक्सेप्ट कर लेता है, फिर रिट्रैक्शन जो है विद रिपब्लिकेशन ऑफ चेंज पेपर, और उसके साथ फिर सारी उसकी एक्सप्लेनेशन ईच इंडिविजुअल एस्पेक्ट की जो है फुल करेक्शन वर्जन में आ सकती है। दिस इज वन ऑफ द केसेस। उसके अलावा जो है एक जो चीज है रिपब्लिकेशन की, ये एलिमेंट जो है रिपब्लिकेशन का, आप ये कह लें कि आप इट्स मोर लाइक रिप्लेसमेंट, और उन केसेस में की जा सकती है जहाँ पे स्लाइड मिसकैलकुलेशन या मिसक्लासिफिकेशन हो, और जो है वो आप इसको जस्टिफाई कर सकें एज एन ऑनेस्ट एरर। अदर देन दैट जो वर्जन्स हैं उन दोनों वर्जन्स का होना जरूरी है, और ये वर्जन कंट्रोल का भी हिस्सा होता है कि जो नया वर्जन है या जो अगर रिट्रैक्टेड भी है, रिट्रैक्टेड आर्टिकल भी, जो कि अगर एक जर्नल को ये पता लगा कि ये आर्टिकल सही नहीं था या ये पहले कहीं पब्लिश हो चुका था या इससे रिलेटेड यही डाटा पहले कहीं पब्लिश हो चुका है, तो वो रिट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और उस रिट्रैक्टेड वर्जन को रिमूव नहीं किया जाता बट रादर आर्काइव कर लिया जाता है कि ये पब्लिश करने की कोशिश की गई और ये जो आर्टिकल है इसकी इंटेलेक्चुअल जो वर्थ है वो इनवैलिड हो चुकी है, बट ये रिट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर भी एक्सेसिबल और आर्काइव्ड है फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ दैट। अब आ जाते हैं साइंटिफिक मिसकंडक्ट पे, और ये जो है इसको एक तरह से मुख्तसर तौर पे हम
सिर्फ लिमिट नहीं कर सकते कि डाटा की फैब्रिकेशन की गई है या उसकी फॉल्सिफिकेशन की गई है या कोई ऐसी मैनिपुलेटिव चेंजेस की गई हैं इमेजेस के अंदर उसकी साइंटिफिक आउटकम को चेंज करने के लिए या किसी जो है वजह से खुद जो इनिशियली कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो थे वो डिस्क्लोज नहीं किए गए जिनकी वजह से बायस जो है की जा हो सकती है और उसके अलावा प्लेजरिज्म जो है वो किया गया जो कि बिल्कुल ही एक गलत अमल है। तो जो है कुछ लोग जो है इस चीज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर आपने एक क्लिनिकल ट्रायल किया और क्लिनिकल ट्रायल की आउटकम भी जो है वो नहीं आई और आप उसको पब्लिश नहीं करते या उसको एक्सप्रेस नहीं करते तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट कंसिडर होती है बिकॉज वन वे एंड अदर अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आता कल को इट माइट हेल्प समवन कि जो मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यूज कर रहे हैं कि वो उसको कोई रिलेशन में ला सकेंगे इस तरह की स्टडीज या इस तरह के डेटा के साथ ये एक आउटकम रही है और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा जो कि उस नहज में या उस पैराहे में काम करना चाह रहे हैं और उनकी एक वो हेड्स ऑन उनको एक अंदिया मिल जाता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं है तो रादर वेस्टिंग देयर रिसोर्स वेस्टिंग देयर मनी एंड टाइम ऑन दैट वर्क वो अपने आप को कहीं बेहतर जगह पे जो है फोकस कर सकते हैं और दूसरी बात ये है कि प्रोमिनेंटली जो है इन आर्टिकल्स को जहाँ पे ये इस तरह के एस्पेक्ट्स अराइज हुए हैं मिसकंडक्ट के ये लेबल्ड होने चाहिए कि इनको या तो रिट्रैक्ट किया गया और दूसरा ये है कि ये एक डिटेल भी हो कि इसके पीछे क्या महरक़ात हैं और ये ज़रूरी क्यों है क्योंकि इंटेग्रिटी जो है आपके काम की इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट की वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और उसमें जो इस्तेमाल की गई मेथोडोलॉजी है वो कभी भी सब स्टैंडर्ड या इनएप्रोप्रिएट ना हो जो कि कल को आपके काम को जो है डिटेक्शन की तरफ लेकर जाए। दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं वो अपने ऑथर्स को शुरू में अपने जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके या उनकी जो फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर वो पहले से ही आपसे आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है उसके ट्रांसफर ऑफ राइट्स और कॉपीराइट्स जो है मांग लेते हैं जर्नल्स और ये अमूमन जर्नल्स के पास ही होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है इसको कंसिडर किया जाता है। कुछ जर्नल्स जो हैं पब्लिशिंग का लाइसेंस भी ट्रांसफर कर लेते हैं तो उन्हीं के पास रहेगा। इसमें जो है कुछ जर्नल्स ऐसा भी करते हैं कि आप जो है खुद कॉपीराइट नहीं दे सकते किसी को अपना जो है आर्टिकल पब्लिश करने की और जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस होते हैं वो भी डिस्क्लोज वही कर सकते हैं कि अगर कोई अपने रिसर्च वर्क में उनको जो है यूज करना चाहे इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकें। इस पे राय में ये है कि जो ओपन एक्सेस के जर्नल्स होते हैं वो तो आपसे एक अमाउंट लेके उसको ओपन कर देते हैं फॉर ऑल द पीयर्स टू एक्सेस वो जो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है। कुछ जर्नल सब्सक्रिप्शन वाइज जो है वो इस प्रैक्टिस के अंदर ये करते हैं आप पे एम्बार्गो होती है कि आप खुद शेयर नहीं कर सकते वो आर्टिकल किसी भी फोरम के ऊपर जिस तरह के आप कह लेंगे एकेडेमिया है या रिसर्च गेट है। एक साल के बाद या कुछ अरसे के बाद फिर आपके पास राइट होता है कि आप शेयर कर सको और जिसने भी एक्सेस करनी होती है वो फिर दे हैव टू पे फॉर इंडिविजुअल कॉपी। सो आज के जो है पार्ट 3 में इतना ही था। हम फिर फर्दर जो है ये गाइडलाइंस की जो एस्पेक्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग पोर्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।